अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द स्टैंडर्ड्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलें शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली एक मजमूआ है यूनिट्स और रूल्स का जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ये सिस्टम्स हमें वो यूनिट्स या क्वांटिटीज प्रोवाइड करते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। इनकी बहुत अहमियत है डेली लाइफ एंड साइंटिफिक वर्ल्ड में, क्योंकि ये मेजरमेंट्स को पॉसिबल और आसान बना देती हैं। ये सिस्टम्स हमें स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा। आगे हम इन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ज़रूरत है इन यूनिट्स की या फिर इन स्टैंडर्ड्स की। तो इसका जवाब इस एग्जांपल से समझें कि सपोज अगर आपके पास कोई स्पेस क्रिएचर या एलियन आ जाए और वह आपसे 8 ग्लिचेस के बारे में पूछे इन टर्म्स ऑफ लेंथ, हाउ वुड यू आंसर? सो ऑफ कोर्स आप आंसर नहीं कर सकते अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड ना हो। दिस इज व्हाई यूनिट्स और स्टैंडर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। नाउ देयर आर थ्री सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स: सीजीएस और फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एफपीएस और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड एमकेएस और मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन तीन सिस्टम्स में वाइडली यूज्ड सीजीएस और एमकेएस है। एफपीएस ओल्ड सिस्टम है विच इज नॉट यूज्ड वर्ल्ड वाइड, बट कुछ कंट्रीज स्टिल उसे यूज करते हैं। एंड अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एसआई सिस्टम्स जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सीजीएस और एमकेएस सिस्टम्स जो है ये वाइडली यूज्ड है फॉर स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स, दैट इज देयर आर स्मॉल क्वांटिटी मेजरमेंट यूनिट्स, ठीक है। जबकि जो एफपीएस सिस्टम है ये एक स्कीम है फॉर मेजरिंग डायमेंशनल एंड मटेरियल क्वांटिटीज। द स्टैंडर्ड्स ऑफ लेंथ, mass, time. Let's have a look on length. So, length basically distance है between two points in space. 1120 में इंग्लैंड के बादशाह ने ये ऑर्डर दिया था कि लेंथ के लिए स्टैंडर्ड यार्ड होगा, and 1 yard will be equal to the distance between the tip of his nose to the end of his outstretched arm. इसी तरह फ्रेंच किंग ने भी अपना एक स्टैंडर्ड बनाया था लेंथ के लिए। उसने ये ऑर्डर दिया था कि लेंथ का यूनिट फुट है विच इज इक्वल टू द रॉयल फुट ऑफ द किंग। ऑफ कोर्स ये एक आइडियल चॉइस नहीं थी लेंथ स्टैंडर्ड के लिए। एवरी किंग्स फुट इज नॉट द सेम। देन in 1799 the unit of length was declared as 1 meter, which is defined as 1/10 million of the distance from equator to north pole along one particular longitudinal line passing through Paris. फिर इसमें दोबारा चेंजेस की गई एंड एक और डेफिनेशन प्रेजेंट की गई 1 मीटर के लिए, which was the distance between two lines on a specific platinum iridium bar stored under controlled conditions in France. You can see platinum iridium bar in this picture. इसी तरह 1960s and 70s में भी एक और डेफिनेशन दी गई which was also not constant with time. So finally 1983 में स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई लेंथ के लिए, which was the distance traveled by light in vacuum during a time of 1/299,792,458 seconds. This was the story of length. ये टेबल approximate values शो कर रहा है different lengths की। Pause the video and have a look. लेंथ की तरह मास की भी स्टोरी है, बट मास के लिए स्टैंडर्ड जल्दी एंड इजीली मिल गया था, which was platinum iridium cylinder mass. ये एक अनयूजुअल अलॉय है जो काफी स्टेबल है, जिसकी वजह से आज तक यही स्टैंडर्ड है मास का। According to this, 1 kg was defined as the mass of a specific platinum iridium alloy cylinder. You can see the platinum iridium cylinder in this picture. Now lastly, it's time to study time. Okay? So 1967 से पहले टाइम को डिफाइन किया जाता था in terms of mean solar day. Now what is a solar day? So ये बेसिकली वो टाइम इंटरवल है जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में। At that time, standard for time was second and was defined as 1/60 multiplied by 1/60 multiplied by 1/24 of mean solar day.
Of course, this was not a standard. So, in 1967, the second was redefined as 919.2631770 times the period of vibrations of radiations from cesium-133 atom. Again, in these tables, approximate values for mass and time are given. Have a look on them. These are very beneficial, so try your best to learn them. Now, SI system of units. 1960 में इंटरनेशनल कमिटी ने सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए थे. इस सिस्टम को SI सिस्टम, MKS सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं. इस सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट्स लेंथ, मास, टाइम है और फिर बाकी रिमेनिंग 4 यूनिट्स है. इन अदर वर्ड्स, SI सिस्टम ने हमें 7 यूनिट्स प्रोवाइड किए थे जो कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं और इन्हें हम बेस यूनिट्स कहते हैं. These are 7 in number, as you can see in the table. Then these base units combine together and give rise to derived units. That is, base units combine होते हैं either multiplication के through या फिर division के through और derived units बनते हैं. Derived units लातादाद है. They are unlimited. For example, area, which is the length multiplied by length, or we can say meter multiplied by meter in unit terms. And we get meter square, which is actually the unit of area. इसी तरह और बहुत सारे derived units हैं, as you can see in the table. The third type of system of unit is supplementary units. ये purely geometrical units होते हैं. ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक रेडियन है और दूसरा स्टेरेडियन है. पहले इन्हें derived units में कंसिडर किया जाता था, यानी इनको ग्रुप किया था अंडर derived units, लेकिन फिर बाद में इनको सेपरेट ग्रुप का नाम दे दिया गया supplementary units. The first type of supplementary units is radian. Radian हमारे पास प्लेन एंगल होता है जो कि 2 डायमेंशनल होता है. रेडियन को हम डिफाइन करते हैं as 1 radian is the angle subtended at the center of the circle by an arc with length equal to the radius of the circle. यानी जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि जब radius of the circle becomes equal to the circumference, the arc length on the circumference of the circle, then it's 1 radian. ठीक है, जो ये रेडियस है, यहाँ जो आपको रेडियस शो हो रहा है, ये जब आपके इस सर्कमफेरेंस के आर्क लेंथ की इक्वल हो जाता है तो वो हमारे पास 1 रेडियन हो जाता है. इसे हम फॉर्मुलाइज करते हैं एज नंबर ऑफ रेडियंस इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, यानी कि 1 रेडियन जो है वो हमारे पास डिग्रीज के साथ ये रिलेशनशिप रखता है. अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास हमने कहा है कि जो एक रेवोल्यूशन होता है उसमें हमारे पास 2 पाई रेडियंस होते हैं. ठीक है, 1 रेवोल्यूशन कितना होता है 360 डिग्री, तो हमने यहाँ पे कर दिया है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. नाउ 1 रेडियन कितने रेवोल्यूशंस की या कितने डिग्रीज की इक्वल होगा? हमने कहा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई. इस 2 पाई को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दिया. इसको जब आप कैलकुलेट करते हो कैलकुलेटर पे, देन यू गेट 57.3 डिग्रीज. सो दिस इज व्हाई 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज. देन स्टेरेडियन, इट इज द सॉलिड एंगल विच इज 3 डायमेंशनल. स्टेरेडियन को हम डिफाइन करते हैं एज द सॉलिड एंगल subtended at the center of the sphere by an area of its surface equal to the square of the radius of that sphere. यानी कि जब square of radius of sphere equal हो जाए area of sphere के, then it's 1 steradian, as you can see in this figure. इसे फॉर्मुलाइज किया जाता है as number of steradians is equal to area of sphere divided by r square. Now area of sphere जो है that is equal to 4 pi r square, तो हम यहाँ पे area of sphere को 4 pi r square से रिप्लेस कर देते हैं. r square and r square जो है वो आपस में कैंसल्ड आउट हो जाते हैं. ठीक है, एंड हमें नंबर ऑफ स्टेरेडियन इक्वल टू मिल जाता है 4 pi. Now physical quantities. Those quantities that can be measured are known as physical quantities. ये टॉपिक easiest है और इसमें as such कुछ नहीं है. Just remember these differences and both topics, base physical quantity and derived physical quantity, gets covered. इसका कॉन्सेप्ट सेम बेस एंड derived यूनिट्स की तरह ही है. बस आपको याद होना चाहिए कि यूनिट्स 3 टाइप्स के हैं और फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स के हैं.
यूनिट्स कौन कौन से हैं? बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जबकि क्वांटिटीज टू टाइप्स की हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन वो तरीका है जिसकी हेल्प से हम बहुत बड़े नंबर्स या फिर बहुत छोटे नंबर्स को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम फॉर्मुलाइज करते हैं एज नंबर इज इक्वल टू मेंटिसा इंटू 10 टू द पावर एक्सपोनेंट, जहां मेंटिसा कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। साइंटिफिक नोटेशन की बहुत अहमियत है। सबसे पहले तो ये लार्ज नंबर्स को सिंपल कर देता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। दूसरा, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को भी इजी कर देता है, जैसे कि यहाँ आप एग्जाम्पल में दो नंबर्स देख सकते हैं जो कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो और वो काफ़ी इजी है। कैसे होगी कि जो मेंटिसाज हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे, और इस तरह से हमारे पास 4 10 पावर 16 आंसर आ जाएगा। प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10, इसे हम डिफाइन करते हैं एज a mechanism through which a term in a scientific notation is expressed by giving a proper name to its power of 10। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर ऑफ 10 होती है उसको हम एक प्रॉपर नेम दें, तो दैट इज प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ हाउस फ्लाई इज 5 10 पावर -3 मीटर, विच इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर्स। अब ये 5 मिलीमीटर्स कैसे है? यहाँ पे 10 पावर -3 जो है दैट इज एक्चुअली मिली की वैल्यू है, मिली की पावर है। सो देयरफॉर हमने 5 मिलीमीटर्स कर दिया है। इसी तरह द डिस्टेंस ऑफ अ सैटेलाइट 8.25 10 पावर 5 मीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 825 किलोमीटर। ये फिगर आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, बिकॉज ये प्रीफिक्सेस ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स में यूज होते हैं। Next is some rules to write unit symbols and unit names. The first rule is unit symbols are printed in Roman, for example m for meter, s for second and so on. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो यूनिट सिंबल्स हैं इनको आप इधर लोअर केस में लिख सकते हो या फिर आप अपर केस में भी लिख सकते हो। अब जब कभी भी किसी साइंटिस्ट का नेम यूज होगा तो उसका फर्स्ट लेटर जो है यूनिट का दैट शुड ऑलवेज बी कैपिटल। उसके बाद के जितने भी लेटर्स आते हैं वो आप लोअर केस में लिख सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल ऑलवेज बी अपर केस। जैसे कि जाउल जो है दैट इज एक साइंटिस्ट का नेम, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने इसका जो यूनिट सिंबल है दैट इज आल्सो कैपिटल। सिमिलरली जो हर्ट्ज है वो भी हमारे पास एक साइंटिस्ट का नेम है, तो उसका भी जो यूनिट सिंबल का फर्स्ट लेटर है दैट इज अपर केस। सो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। अब दूसरा रूल क्या है? ये है कि प्रीफिक्सेस जो है हम उनको आइसोलेशन में नहीं लिख सकते, यानी अकेले हम किसी भी प्रीफिक्स को नहीं लिख सकते। यानी हम सिंपली किलो नहीं लिख सकते, सिंपली मिली नहीं लिख सकते, सिंपली नैनो नहीं लिख सकते। हम उसके साथ एक ना एक यूनिट ज़रूर कंबाइन करेंगे, जैसे कि किलोमीटर हो गया है, पिकोमीटर हो गया है या नैनोमीटर हो गया है, ठीक है। इसी तरह हम प्रीफिक्सेस को कंबाइंड या कंपाउंड फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि हम नैनो मिली, पिको मिली इस तरह से नहीं लिख सकते। या तो यूनिट एंड प्रीफिक्सेस की कॉम्बिनेशन होगी, अदरवाइज हमने ना तो सेपरेट लिखना है इनको, ना हमने इन दोनों प्रीफिक्सेस को कंबाइंड फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में लिखना है। तीसरा इसका रूल क्या है कि जब हम प्रोडक्ट्स या क्वोशंट्स की बात करते हैं तो यूनिट सिंबल्स को हम नॉर्मल अलजेब्रिक रूल्स की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूटन मीटर है, बस इनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस दे देना है और न्यूटन मीटर लिख देना है, ये सिंपल प्रोडक्ट वे में है। या फिर हम इन दोनों के दरमियान क्या डाल दें? डॉट डाल दें। डॉट क्या इम्प्लीमेंट करता है कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये भी न्यूटन मीटर की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। सिमिलरली अगर हम क्वोशंट की बात करें तो मीटर पर सेकंड है, तो ये मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड लिख सकते हैं, या फिर हम मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। फोर्थ रूल क्या है कि इट इज़ नॉट परमिसिबल टू यूज एब्रीवेशंस फॉर यूनिट सिंबल्स और यूनिट नेम्स। फॉर एग्जांपल SEC फॉर सेकंड इज इनएप्रोप्रिएट। हम यूजुअली यूज़ करते हैं कि सेकंड आ जाए तो हम उसके लिए SEC लिख देते हैं, ये एक गलत तरीका है, ये इसके मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। इसके मार्क्स हमेशा कट होंगे अगर आप एब्रीवेशंस की फॉर्म में सेकंड का यूनिट सिंबल लिखें, ठीक है। यूनिट्स के जो हमारे पास सिंबल्स हैं बस वही लिखने हैं, जैसे कि सेकंड के लिए स्मॉल s है, मीटर के लिए स्मॉल m है, किलोग्राम के लिए kg है। इसी तरह से इनके जो सिंबल्स हैं वही यूज़ करने हैं, एब्रीवेशंस नहीं यूज़ करनी। इसी तरह जब हमारे पास when the multiple of the unit is raised to power implies power to whole multiple not just a unit, ठीक है।
यूजुअली हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने सिर्फ मीटर के ऊपर स्क्वायर लगाया है, इसका मतलब ये होता है कि हमने सेंटीमीटर दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है, यानी सेंटी के ऊपर भी स्क्वायर है, मीटर के ऊपर भी स्क्वायर है, बट दिस इज जस्ट द वे टू राइट इट। यानी जिस तरह से आगे आप ये ब्रैकेट में देख सकते हो कि ये हमने लिख दिया है कि 10 पावर -2 क्या है, बेसिकली सेंटी की वैल्यू है। तो 10 पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर जो है दैट इज द करेक्ट वे, यानी दोनों पर प्रीफिक्स पे और यूनिट दोनों पर स्क्वायर अप्लाई होगा, पावर अप्लाई होगी। अब है रूल्स फॉर यूनिट नेम्स। तो यूनिट नेम्स को हम कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स नेम प्लस यूनिट नेम इज अ सिंगल वर्ड। फॉर एग्जांपल मिलीग्राम नॉट मिली डैश ग्राम, यानी कि अगर आप प्रीफिक्स और यूनिट नेम जो है उनको कंबाइन करते हो तो फिर आप उनके दरमियान कोई डैश या कोई कॉमा या कोई डॉट इस तरह की कोई सिंबल्स नहीं लगाओगे, बस सीधे सीधे उनका नाम लिखोगे एंड एक साथ लिखोगे एक वर्ड की फॉर्म में, जैसे कि मिलीग्राम है, किलो पास्कल है, एक्सेट्रा, विदाउट एनी डैश, विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी कॉमा, विदाउट एनी पीरियड, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड बोथ एज यूनिट सिंबल्स एंड यूनिट नेम्स इफ अप्रोप्रिएट, ठीक है। क्वांटिटीज जो है हम उसको बोथ यूनिट सिंबल्स की तरह भी हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर हम यूनिट नेम्स की तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 2.1 मीटर पर सेकेंड, ये अब किस तरह के फॉर्म में है? यूनिट सिंबल्स की फॉर्म में है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2.1 मीटर्स पर सेकेंड, तो अब ये यूनिट नेम की फॉर्म में है। इसी तरह थर्ड पॉइंट पे आते हैं विच इज यूनिट सिंबल्स आर प्रिंटेड इन रोमन। फॉर एग्जांपल M फॉर मीटर, S फॉर सेकेंड, J फॉर जूल, Z फॉर हर्ट्ज, एक्सेट्रा। अब ये पॉइंट मैंने आपको स्टार्ट में ही फुल क्लियर समझा दिया है, तो अगर सपोज समझ नहीं भी आई है तो यू कैन गो बैक इन द वीडियो, रिपीट दैट पॉइंट एंड लर्न इट। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम डिफाइन करते हैं एज एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। बहुत से केसेस में अनसर्टेनिटी को सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू इंडिकेट किया जाता है। अनसर्टेनिटी एरर को कहते हैं जो डिफरेंट कंडीशंस की वजह से कॉज हो सकती है। अभी इसकी डिटेल में नहीं जाते, सून वी विल बी स्टडीइंग अनसर्टेनिटी एंड एरर्स इन डिटेल। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करते हैं। सपोज हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस हम 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, यानी कि इसमें अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर की है। अब अगर हम डिस्क का रेडियस मेजर करते हैं और वो हमारे पास 6.0 सेंटीमीटर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ द डिस्क है दैट लाइज बिटवीन 5.9 सेंटीमीटर एंड 6.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है 6.0 सेंटीमीटर, उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखते हैं वो जनरल रूल्स जिनके थ्रू हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला रूल हमें कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो हमेशा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे कि हमारे पास 1 से 9 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल 1 से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास है 47.872। अब इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। दे आर ऑल नॉन जीरो एंड दे आर फ्रॉम 1 to 9। अब दूसरा रूल क्या कहता है? जीरोज इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान हमारे पास जीरोज आ जाएं तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल 2 आप देखें, 301.5008 है 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनके दरमियान जितने भी जीरोज आए हैं वो सब के सब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। थर्ड रूल कहता है जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाए, जीरोज आ जाए, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल 3 में देखें, एग्जाम्पल 3 क्या है? 0.000567 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। Why? Because all the zeros to the left are not significant. अब फोर्थ रूल क्या कहता है कि जीरोस टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर राइट साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के जीरोस आ जाते हैं तो वो या तो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं या फिर सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। अब किस केस में सिग्निफिकेंट होंगे? कि जब हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस यूज हों। जैसे कि आप 4A में देख सकते हैं 5.200 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिंस ये डेसिमल फ्रैक्शन में है तो इसलिए जीरोस जो है उनको भी हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। दूसरा केस कहता है कि इन इंटीजर्स द सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो राइट साइड पे जीरोस हैं वो खामखा हमारे पास सिग्निफिकेंट हो।
वो तभी हम बता सकते हैं कि अगर हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट का पता हो। जैसे कि 4b एग्जांपल आप देख सकते हो, इसमें हमने कहा है कि 5 लैक्स जो है, यहाँ पे हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, या फिर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द लीस्ट काउंट। ठीक है। फिफ्थ जो रूल है वो कहता है कि इन साइंटिफिक नोटेशन फिगर्स अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। ठीक है। जितने भी हमारे पास फिगर्स हैं पावर ऑफ 10 के अलावा, वो सारे के सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है कैलकुलेशंस में हम दो किस्म के कंसिडर करते हैं। एक हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, और दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। पहले हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप एग्जाम्पल डायरेक्ट देखें, हमारे पास यहाँ 3 क्वांटिटीज हैं। ठीक है। इन 3 क्वांटिटीज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। अब वो जो हमारे पास रिजल्ट आया है, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे और हम बताएंगे कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात भी है कि अगर रिजल्ट में राउंड ऑफ हो सकता है, यानी राउंडिंग हो सकती है, तो आपने रिजल्ट को पहले राउंड ऑफ करना है, उसके बाद जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं और अपना रिजल्ट बताना है कि जी इस क्वांटिटी में इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसे आप नहीं कर सकते कि जैसे आपके पास ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, इन तीनों क्वांटिटीज के आप सेपरेटली कैलकुलेट कर लें सिग्निफिकेंट फिगर्स और फिर उनको ऐड करके बता दें कि जी इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो नो, इट्स रॉन्ग। आपने इनको ऐड कर देना है, ये ऑपरेशन आपने कंप्लीट कर देना है, उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ राउंडिंग ऑफ हो सकता है, तो आपने क्या कर देना है, इसको राउंड ऑफ कर देना है और आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है विच इज 5, तो हमारे पास यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं, 5। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी उसी तरह है जैसे सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन है, बस ऑपरेशन डिफरेंट है। यानी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगी, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उनको देखा जाएगा कि जिस क्वांटिटी में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसी क्वांटिटी के सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर के मुताबिक हमारे पास रिजल्ट में सिग्निफिकेंट नंबर्स फिगर्स आने चाहिए। कैसे, देखें एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है 45.26 मल्टीप्लाइड बाय 2.41। अब इन दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, 2.41 में है। यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो अब रिजल्ट तो हमारे पास बहुत बड़ा आया है, 109.0766 आया, यानी इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, उससे ज़्यादा है। तो हम क्या कर देंगे कि हम अपना आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिड्यूस कर देंगे, यानी हम 109 जो है वो अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है। या फिर हम साइंटिफिक नोटेशन में से लिख सकते हैं 1.09 10 to the power 2। Dimensional analysis. The word dimension has a special meaning in physics. It denotes the physical nature of a quantity. अब dimensions physical nature of quantity को कैसे represent करते हैं, तो अगर आप देखें हमारे डेली लाइफ में अगर हम जितनी भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं उन सब में डायमेंशन जो है वो इम्पॉर्टेंटली नज़र आते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई चीज़ 2 डायमेंशनल है, सपोज हमारे पास हम कोई सर्कल ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है, कोई पेज ले लेते हैं, तो उसकी हम कहते हैं कि उसकी लेंथ भी है, उसकी विड्थ भी है। सिमिलरली अगर हम 3 डायमेंशनल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्वांटिटीज आ जाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास किसी भी क्वांटिटी की नेचर को डायमेंशंस इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर फंडामेंटल डायमेंशंस, दैट इज एल, एम, टी, लेंथ, मास, टाइम, इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिनोट डायमेंशंस, ठीक है, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने एरिया, वॉल्यूम, स्पीड और एक्सेलरेशन के डायमेंशंस लिखे हुए हैं, ऐसा यूनिट्स उसके लिखे हुए हैं और यूएस कस्टमरी यूनिट्स लिखे हुए हैं। अब डायमेंशंस देखें, मीटर स्क्वायर के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, एल स्क्वायर जाएंगे। एल जो है ये लेंथ के डायमेंशंस को डिनोट करता है। अब मीटर पर सेकंड में टी जो है ये सेकंड के डायमेंशंस को डिनोट करता है। जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हों उन सब के डायमेंशंस को हम तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हम उनको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें पहले, ठीक है। तो अगर आपके पास न्यूटन मीटर है, पास्कल है, ठीक है, न्यूटन है, सिर्फ जॉउल है, हर्ट्ज है, उसको पहले आपने ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना है एंड देन उसकी डायमेंशनल एनालिसिस करनी है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि डू ऑल क्वांटिटीज हैव डायमेंशंस, तो नो,
ऑल क्वांटिटीज डू नॉट हैव डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रेन है, एंगल है, इस तरह की और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनकी आपके पास डायमेंशंस नहीं है। या फिर अगर मैं आपको आसान अल्फाज में कहूँ तो जितने भी यूनिटलेस क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस नहीं होते। यूनिट है तो डायमेंशन होगी, यूनिट नहीं है तो डायमेंशंस भी नहीं होंगे। अब डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इक्वेशंस जो है स्पेसिफिक इक्वेशंस को हम चेक कर सकें, क्योंकि डायमेंशंस जो है ये हमारे पास अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ की तरह काम करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हम क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो तभी हम कर सकते हैं अगर उनके डायमेंशन सेम हो। इसी तरह अगर इक्वेशन के दोनों साइड जो है वो इक्वल होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, तो हमारे पास वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, वेर x जो है इसके डायमेंशंस क्या है, l है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर है और लेंथ के डायमेंशंस l है। और हाफ एज इट इज हमने लिख देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका, एक्सेलरेशन का है, और सेकंड स्क्वायर हमारे पास टाइम का हो गया। अब सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मीटर ही रह जाएगा, ये रहा लेंथ के डायमेंशंस ही रह गए। तो बोथ साइड्स पे सेम डायमेंशंस है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें कहते हैं कि शो दैट द एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू at इज डायमेंशनली करेक्ट। तो यहाँ पे v जो है दैट इज द स्पीड और वेलोसिटी, a जो है दैट इज एक्सेलरेशन, t जो है दैट इज टाइम। तो पहले हम v के डायमेंशंस निकालते हैं, तो v की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, मीटर के डायमेंशंस l है और सेकंड के t है, तो ये हमारे पास v के डायमेंशंस आ गए। अब a t के डायमेंशंस निकालेंगे तो a एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t टाइम t हो जाएगा, t और t आपस में कैंसिल हो जाएंगे, l बाई t। तो बोथ साइड्स आर इक्वल, हेंस v इज इक्वल टू at इज डायमेंशनली करेक्ट। अब आपका क्या काम है कि आपने और इक्वेशंस को प्रैक्टिस करना है और फिजिकल क्वांटिटीज लेनी है, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, इनके डायमेंशंस आपने निकालने हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरर्स एंड इट्स टाइप्स, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। तो एरर हमारे पास क्या है? एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू, यानी कि मेजर्ड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान के डिफरेंस को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास एरर होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं जो कि सेम डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए कुछ मेजरमेंट्स निकालते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों ऑपरेटर्स जो है इनका रिजल्ट सेम आए, हो सकता है एक ऑपरेटर का रिजल्ट कुछ हो और दूसरे का कुछ। तो अब इन दो रिजल्ट्स के दरमियान, इन दो मेजरमेंट्स के दरमियान जब हम डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास एरर होगा। अब एरर को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए दो टर्म्स है जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला टर्म है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, सेकंड वन इज मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दिस इज बेसिकली एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू जो है उसको हम एक्सपेरिमेंटल मीन्स से फाइंड नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड ट्रू वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स, बट it can be find, and how it can be find, let's define it. It may be defined as the average value of an infinite number of measured values. तो यानी कि जब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज निकालेंगे तो वो हमारे पास ट्रू वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, दैट वुड बी अवर एक्चुअल वैल्यू। अब जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो क्या होती है, द मेजर्ड वैल्यू इज अ सिंगल मेजर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो हमारे पास एक सिंगल मेजर होती है, यानी पहली दफ़ा में हम जो वैल्यू निकालते हैं वही हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होती है। अब हम कोशिश यही करेंगे कि वो जितना एक्यूरेट हो सके उतना बेटर है। अब आते हैं हम एरर एंड इट्स टाइप्स पर। तो एरर की बेसिकली 3 टाइप्स है, ठीक है। इनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ द सोर्स, यानी वो सोर्स जिसकी वजह से ये एरर्स जनरेट होते हैं उसकी बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहला हमारे पास है ग्रॉस एरर, सेकंड वन इज रैंडम एरर, द थर्ड वन इज सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर की फर्दर 3 सब डिविजन्स हैं। कौन कौन सी? ऑब्जर्वेशनल एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ये जितने भी हमारे पास टाइप्स हैं इन सबको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहली टाइप एरर की, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर कैसे अराइज होता है? ये ह्यूमन ओवरसाइट और उसकी मिस्टेक्स की वजह से क्रिएट होता है। यानी ग्रॉस एरर बेसिकली क्या है? ह्यूमन एरर है। अब ये एरर कब क्रिएट होता है? जब हम मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं रिकॉर्डिंग और रीडिंग्स को, यानी हम मिस्टेक्स करते हैं जब हम रिकॉर्डिंग और रीडिंग को रीड कर रहे होते हैं। अब कैसे होता है, फॉर एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है और वो क्या कर रहा है, वो मीटर रूल के थ्रू जो है वो लेंथ कैलकुलेट कर रहा है
अब जब वो मीटर रूल से ऑब्जर्वेशंस ले रहा है तो वो 23 उसका एक्चुअल रिजल्ट है, लेकिन वो उसको रीड कर रहा है एज 28। उसको लग रहा है कि रिजल्ट जो है वो 28 है, बट एक्चुअली वो 23 है। तो ऑफ कोर्स दिस इज एन एरर, दिस इज अ ग्रॉस एरर, क्योंकि हमने मिसअंडरस्टैंड कर दिया रीडिंग को। अब डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि ग्रॉस एरर्स जो है उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो हम सूटेबल मेजर्स ले सकते हैं जिनकी मदद से हम ग्रॉस एरर्स जो है उनको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हम प्रॉपर केयर करें। जब हम रीडिंग्स ले रहे होते हैं या फिर डेटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो तब हम प्रॉपर केयर से काम लें और बेटर वे में कैलकुलेशंस डन करें, ताकि हमारे पास किसी किस्म का एरर ना आए। दूसरा हमारे पास क्या है कि हम एक्सपेरिमेंटर्स जो हैं उनका नंबर इंक्रीज कर दें। जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटर्स होंगे उतना ही हमारा ग्रॉस एरर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये कैसे? अब सपोज आप डेली लाइफ से एग्जांपल ले लो कि अगर एक इंडिविजुअल अकेला एक काम कर रहा होता है तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो इतना प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे अब सिर्फ एक माइंड की क्रिएटिविटी वो यूज़ हो रही है। लेकिन अगर आप एक ग्रुप को एक काम असाइन कर देते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ पीपल होते हैं, तो वो एक बेटर वे में काम हो जाता है। और दूसरा ये है कि अब एक माइंड की क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें होल ग्रुप जो है वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहा है और हमारे पास एक बेटर प्रोजेक्ट जो है वो रेडी होके मिलता है हमें। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कम एरर होगा। इस चीज़ को भी हम यूज़ कर सकते हैं ग्रॉस एरर को अवॉइड करने के लिए। तो अब हम स्टडी करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एरर को, जिसका नाम है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर बेसिकली वो एरर्स होते हैं जो कि इरेगुलरली अकर होते हैं, इसी वजह से हम इनको रैंडम बोलते हैं। ठीक है कि ये रैंडम एरर्स है क्योंकि ये इरेगुलरली अकर होते हैं। दूसरा क्या है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, तो उनकी वजह से हमारे पास क्या जनरेट हो जाता है? रैंडम एरर जनरेट हो जाता है। यानी रैंडम एरर जो है उसको हम कंडीशनल एरर भी कह सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस आ जाए टेम्परेचर में, वोल्टेज सप्लाई में या फिर मैकेनिकल वाइब्रेशंस में, तो ये हमारे पास जो है क्या है? रैंडम एरर है। अब ये तो 2-3 एक्सप्लेन किए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही चेंजेस हो, कंडीशनल चेंजेस बहुत सारे। ठीक है, कोई भी चेंज आ सकता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आप जो है अपनी बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो पहले आप जाके एक नॉर्मली टेम्परेचर रूम में बैठ जाएं। ठीक है, ऐसे रूम में जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर हो, आप वहाँ पे जाके बैठ जाएं और अपना बॉडी टेम्परेचर नोट कर लें। सपोज वो आपके पास आ जाता है 35 डिग्रीज। अब आप चेंज कर ले अपने रूम को और ऐसे रूम में चले जाएं कि जो हॉट हो, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो। अब वहाँ पे जब आप अपना बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे तो वो 35 डिग्रीज तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर अब ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी जो है वो भी उस टेम्परेचर के साथ खुद को अडॉप्ट करेगी। तो क्या हो जाएगा कि जो आप रिकॉर्ड करेंगे टेम्परेचर वो ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू जो कि आपने नॉर्मल रूम में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आ रही हैं ये कंडीशंस की वजह से आ रही हैं, एंड दिस इज नोन एज रैंडम एरर। ठीक है, अब चूंकि हम जब एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं तो हम एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट करते, 2-3 दफ़ा करते हैं ताकि हमारे पास एक एक्यूरेट रिजल्ट आ जाए। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करोगे उतनी ज़्यादा आपको डिफरेंट रीडिंग्स मिलेंगी हर वक्त। और ये किस वजह से मिलती हैं? ये ड्यू टू रैंडम एरर्स मिलती है, ड्यू टू कंडीशनल चेंजेस मिलती हैं। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टमेटिक एरर्स को। सिस्टमेटिक एरर्स जो है ये बेसिकली जब सिस्टम में कोई एरर आ जाता है तो उसको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास है एनवायरमेंटल एरर, एक हमारे पास है ऑब्जर्वेशनल एरर और एक हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब एनवायरमेंटल एरर जो है इसको आप अच्छे से रीड कर लो, यहाँ पे जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है इसमें वही सब कुछ है जो कि रैंडम एरर में अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। सो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करी। अगर सपोज आपको समझ नहीं भी आती तो आप वीडियो को वापस लेके जाएं रैंडम एरर के टॉपिक पर और इसको दोबारा स्टडी करें, आपको एनवायरमेंटल एरर की भी समझ आ जाएगी। हम डायरेक्ट चलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर पे। ऑब्जर्वेशनल एरर्स, तो ऑब्जर्वेशनल एरर्स वो एरर्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल्स बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस और एन इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस की वजह से कॉज होती है। ठीक है, यानी दीज आर द फ्यू रीजंस दैट कॉजेज ऑब्जर्वेशनल एरर्स। अब जब मेजरमेंट्स हम लेते हैं और उनमें रॉन्ग रीडिंग्स इंक्लूड होती है तो ये ड्यू टू पैरेलैक्स एरर इंक्लूडेड होती है। पैरेलैक्स एरर क्या है? दिस इज योर टास्क, आपने इस चीज़ को सर्च करना है एंड देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। द एरर्स अराइज ड्यू टू द फॉल्टी कंस्ट्रक्शन एंड कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के फॉल्टी कंस्ट्रक्शन या कैलिब्रेशन की वजह से जो एरर्स कॉज होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने पुली का एक्सपेरिमेंट तो किया होगा, अगर पुली में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो उसको
मूव करना मुश्किल हो जाता है। अब इसको जब हम प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएंगे तो एक्सपेरिमेंट जो है उसमें एरर आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जीरो एरर जो है वो भी एक कॉमन टाइप है एरर की। ये जो है जैसे कॉमन डिवाइसेस हैं हमारे पास वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेजेस, ऐसे डिवाइसेस में ये मोस्टली अकर होता है। आपने एक्सपेरिमेंट्स करते हुए ये नोट किया होगा। हम इधर पॉजिटिव एरर को कैलकुलेट करते हैं या फिर हम नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था ऑब्जर्वेशनल एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इनमें एज सच कुछ नहीं है, ये काफ़ी इजी है, इसको एक रीड दे के भी बंदा समझ सकता है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां हम स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से इन एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। सो एरर्स को रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप जब रीडिंग्स लेते हैं और आप अपनी मेजरमेंट्स ले लेते हैं तो आपको उनको कैलकुलेट भी करना होता है, और उन कैलकुलेशंस के लिए ऑफ कोर्स यू नीड सम स्पेसिफिक फार्मूला। अब वो फार्मूलाज जो आप यूज़ कर रहे हैं आपने मेक श्योर करना है कि वो फार्मूलाज करेक्ट हों। अगर वो करेक्ट नहीं होंगी तो ऑफ कोर्स आपका रिजल्ट रॉन्ग आएगा। सेकेंडली आपने क्रॉस चेक करना है अपनी मेजर्ड वैल्यूज़ को, यानी कि अगर आपने एक दफ़ा सपोज आपने कैलकुलेट कर लिया, आप कहते हैं कि जी मेरा रिजल्ट सही आ रहा है, बट स्टिल आपको चाहिए कि आप उसको क्रॉस चेक करो ताकि वो एक्यूरेट से एक्यूरेट होता जाए, ठीक है। आप अपने सुपरवाइजर से भी चेक करवा सकते हो कि ये जी मैं, आप देखें कि ये मैंने कर लिए हैं मेजरमेंट्स, अब आप देखें कि ये ठीक है कि नहीं है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि यूज द इंस्ट्रूमेंट दैट हैज़ द हाईएस्ट प्रिसीजन। ऐसे इंस्ट्रूमेंट का आपने इस्तेमाल करना है जिसकी प्रिसीजन जो है वो हाईएस्ट हो। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये क्या चीज़ है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इट इज सजेस्टेड टू पायलट टेस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बेटर एक्यूरेसी, ठीक है। आपने जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिनको आप यूज़ करने वाले हो अपने एक्सपेरिमेंट में, ये सजेस्ट किया जाता है कि उनको यूज़ करने से पहले आप उसको एक दफ़ा टेस्ट कर लो, कि ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक है या नहीं है, वो सही से वर्क करेंगी या नहीं। अब अगर आप सपोज अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर लो और आपका इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपने बहुत सारा आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट है उसमें जो है एरर भी आएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए कि एरर्स कम से कम आए, आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को पहले चेक कर लो कि वो ठीक है कि नहीं, उसके बाद आप जो है अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर लो। लास्टली आपने नोट करना है कि जो आपकी मेजरमेंट्स है वो अंडर कंट्रोल कंडीशंस चल रही है कि नहीं, या फिर आपका टेम्परेचर जो है वो कभी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, आपकी ह्यूमिडिटी में चेंजेस आ रही है, आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रहे हैं और आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, तो इस तरह से आपकी मेजरमेंट्स में एरर आएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने अपना एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड कंडीशंस में जो है कैरी आउट करना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी बेसिकली हमारे पास वो दो तरीके हैं जिसकी मदद से साइंटिस्ट जो है वो एरर के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्यूरेसी क्या चीज़ है? इट रेफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। एंड प्रिसीजन क्या है? इट रेफर्स टू हाउ क्लोज मेजरमेंट्स ऑफ द सेम आइटम आर टू ईच अदर। अब ये दो डेफिनेशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे हम समझेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी जो है they are independent of each other, ठीक है। precision is independent of accuracy and accuracy is independent of precision, यानी कि it is possible कि अगर एक चीज़ precise है तो वो accurate ना हो, and ये भी possible है कि अगर एक चीज़ accurate है तो वो precise ना हो, ठीक है। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं और उसे स्टडी करते हुए इसकी डेफिनेशंस जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, तो डार्ट्स जो गेम है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे और बुल्स आई के बारे में भी जानते होंगे। तो बुल्स आई बेसिकली सेंटर होता है डार्ट पोर्ट का। अब ये जो सेंटर है जब उसको डार्ट्स हिट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये चीज़ एक्यूरेट है, ठीक है। तो आपने बुल्स आई से याद रखना है एक्यूरेसी, ठीक है। और जब डार्ट्स आपस में क्लोज होंगे तो हम कहेंगे कि वो प्रिसाइज है, ठीक है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन का, जिसको बेस्ट हम इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। चलिए फिगर ए की तरफ देखते हैं। कहते हैं कि इफ द डार्ट्स आर नीदर क्लोज टू द बुल्सआई नॉर क्लोज टू ईच अदर देयर इज नीदर एक्यूरेसी नॉर प्रिसिजन। तो फिगर ए में देखें कि ना तो वाकई में ना तो ये एक दूसरे के करीब है, ना ही वो बुल्सआई के करीब है, ठीक है। ना ही इन्होंने बुल्सआई को हिट किया है, ना ये आपस में करीब है। सो दे आर नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। चलें बी, अब आप बताएं कि इसमें आपको क्या लगता है, क्या ये एक्यूरेट और प्रिसाइज है? करेक्ट, ये हमारे पास प्रिसाइज है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि दे आर क्लोज टू ईच अदर। एंड व्हाई दे आर नॉट एक्यूरेट? बिकॉज दे आर फार फ्रॉम द
बुल्सआई, वेरी गुड। नेक्स्ट से फिगर सी को देखें। यहाँ पर आप बताएं कि ये एक्यूरेट और प्रिसाइज है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट आपने समझना है। यहाँ पे चूंकि हम मेजरमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ एक अलग रूल है। अब अगर आप इन डार्ट्स को गौर से देखें तो यहाँ हमारे पास सेंटर से इन लोग का डिस्टेंस जो है वो सेम है। एंड अगर ये भी आप देखें तो ये आपस में भी सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये आपस में भी सेम डिस्टेंस पर है। तो ये हमारे पास क्या है, अगर इनका हम एवरेज ले लेते हैं तो ये हमारे पास एक्यूरेट हो जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स दे आर नॉट प्रिसाइज बिकॉज दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप रियल में डार्ट्स खेल रहे हैं तो तब आपने बुल्सआई हिट नहीं की, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट्स में आपने बुल्सआई हिट की है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास डी फिगर है, अब इसको देखें, क्या ये प्रिसाइज और एक्यूरेट है? वेल डन, बिल्कुल, ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है। तो ये हमारे पास है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अगर हमारे पास मेजरमेंट्स एक दूसरे के करीब है तो दे वुड बी प्रिसाइज, एंड अगर वो हमारे पास एक्चुअली एक्सेप्टेड वैल्यू के करीब है तो दे वुड बी एक्यूरेट। तो अब आप इस फिगर को देखें। हमने सबसे पहले एक लाइन पढ़ी, वो थी कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर टू वेज दैट साइंटिस्ट थिंक अबाउट एरर, ठीक है। ये हमारे पास वो दो तरीके हैं जिसकी मदद से एरर जो है उसका पता लग सकता है। तो अब हमारे पास कैसे एरर का पता चलेगा, इस फिगर को देखें आप, ठीक है। जब हमारे पास मेजरमेंट्स में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों होगी तो हमारे पास किसी किस्म का एरर नहीं होगा। जब हमारे पास एक्यूरेसी हो लेकिन प्रिसीजन ना हो तो तब हमारे पास रैंडम एरर अकर होगा। और जब हमारे पास प्रिसीजन हो लेकिन एक्यूरेसी ना हो तो फिर हमारे पास सिस्टमेटिक एरर जो है वो अकर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिसीजन और एक्यूरेसी से हमें पता चलता है कि किस टाइप ऑफ एरर जो है वो हमारे पास अकर हो रहा है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनसर्टिनिटी, कि अनसर्टिनिटी क्या है, उसकी कॉजेज क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, और किस तरह से हम कैलकुलेशंस में अनसर्टिनिटी को इंडिकेट कर सकते हैं। पहले है कि अनसर्टिनिटी क्या है। तो अनसर्टिनिटी का मतलब होता है डाउट, यानी कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में अनसर्टन है या आपको किसी चीज़ के बारे में डाउट है तो इट मीन्स दैट इट्स अनसर्टिनिटी, ठीक है। फिजिक्स में हम इसको डिफाइन करते हैं एज द क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और डाउट इन अ मेजरमेंट, ठीक है। यानी किसी भी मेजरमेंट में अगर हम एरर के मैग्नीट्यूड को देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो दैट इज अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी बेसिकली हमें बेस्ट एस्टिमेट देती है कि कितना लार्ज एरर है या फिर कितना स्मॉल एरर है, ठीक है। आगे जाके हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो हमारे पास मेजरमेंट होती है उसको हम इक्वेट करते हैं एज द बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस द अनसर्टिनिटी, यानी ये एक बेसिक फॉर्मेशन है या फिर एक बेसिक तरीका है जिसके जरिए से आप जान सकते हो कि अनसर्टिनिटी क्या है। तो बेस्ट एस्टिमेट बेसिकली आपके पास मेजर्ड वैल्यू होती है, यानी वो वैल्यू जो कि आप मेजर कर रहे हो एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। और अनसर्टिनिटी क्या है, इट इज एक्चुअली द हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। सो आप अनसर्टिनिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट, यानी कि आप जिस भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो, चाहे वो मीटर रॉड है, चाहे वो वर्नियर कैलिपर है, चाहे वो स्क्रू गेज है, उसका जो लीस्ट काउंट है उसका हाफ आप जब लेंगे तो वो आपके पास अनसर्टेनिटी हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक एग्जांपल ली है जिसमें हमने एक मीटर रॉड लिया हुआ है, ठीक है। अब मीटर रॉड का हमने सपोज कर लिया है कि इसका लीस्ट काउंट हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, इट वुड बी हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। सो 1 का हाफ क्या होता है, 0.5। तो यहाँ पे जो हमारा मीटर रॉड है इसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि इसकी मेजर्ड वैल्यू क्या है। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ कोर्स हम इसको एक्सपेरिमेंटली खुद ही कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू 2 आ गई है और एक वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, ठीक है। तो अब इसकी जो बेस्ट वैल्यू होगी, बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू होगी, वो हमारे पास कैसे आएगी, जब हम इन मेजर्ड वैल्यूज की क्या ले लें, एवरेज ले लें। तो जब हमने इसका एवरेज लिया तो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर आ गया है। इसको अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, 2.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अनसर्टिनिटी। अब अगर आप देखो तो अगर आप 2.5 के साथ 0.5 सेंटीमीटर ऐड करते हैं तो वापस वही 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 2.5 में से 0.5 माइनस करते हैं तो आपके पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, वही वैल्यूज आती है। यानी कि हमारे पास जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है वो लाई कर रही है इन बिटवीन 2 एंड 3, और उसमें अनसर्टिनिटी जो है वो 0.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसके जरिए आप जान सकते हो कि अनसर्टिनिटी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कितनी अनसर्टिनिटी आ रही है, किसी भी मेजरमेंट में हमारे पास कितनी अनसर्टिनिटी आ रही है।
अब एक लाइन है आपकी बुक में जिसमें यूजुअली स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं, वो क्या है कि अनसर्टेनिटी इज नॉन नेगेटिव पैरामीटर कैरेक्टराइजिंग द डिस्पर्जन ऑफ वैल्यूज एट्रीब्यूटेड टू मेजर्ड क्वांटिटी। यानी कि जो अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास एक नॉन नेगेटिव पैरामीटर है जो कि कैरेक्टराइज करता है डिस्पर्जन ऑफ वैल्यूज को। डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन स्प्रेडिंग आउट को बोलते हैं, यानी कि फैलाव कि कितनी हमारे पास वैल्यूज जो है वो डिस्पर्स हो रही हैं, फैल रही हैं। तो अब हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्पर्जन। जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतनी ही ज्यादा हमारे पास डिस्पर्जन होगी। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहले हमने ली है कि 100 मीटर प्लस माइनस 5 मीटर, यानी अनसर्टेनिटी कितनी है? 5 मीटर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 100 प्लस 5 मीटर और 100 माइनस 5 मीटर, तो हमारे पास क्या जाता है 95 टू 105, यानी ये दो वैल्यूज हैं जिनके बिटवीन हमारी ट्रू वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इतनी डिस्पर्जन है हमारे पास जब अनसर्टेनिटी 5 मीटर है। अब हम अनसर्टेनिटी को इंक्रीज कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिस्पर्जन भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अनसर्टेनिटी इज आल्सो डिफाइंड एज हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, एज प्रॉब्लम सॉल्विंग में यू विल नीड दिस। ठीक है, अब लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो जितनी स्मॉल वैल्यू से जो है हमारे पास मेजरमेंट कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिससे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप ले लें वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हम कहते हैं कि वो है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि जो वर्नियर कैलिपर है वो 0.01 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है। इसी तरह स्क्रू गेज का अपना लीस्ट काउंट है, मीटर रॉड का अपना है, स्फेरोमीटर का अपना है। ये लीस्ट काउंट्स आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, आपने इन लीस्ट काउंट्स को याद करना है जो कि आपकी बुक में मौजूद है। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी: एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है? इसको हम डिनोट करते हैं विद दिस सिंबल। ठीक है, एंड इसके हमारे पास सेम यूनिट होते हैं एज द क्वांटिटी। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में पढ़ा, ये हमारे पास हमारी मेजर्ड क्वांटिटी है एंड दिस इज द अनसर्टेनिटी। अब ये अनसर्टेनिटी हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो यूनिट है वो सेम यूनिट है एज द मेजर्ड वैल्यू। सो दिस इज एक्चुअली अवर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इसको हम डिनोट करते हैं विद दिस सिंबल एंड इसका कोई यूनिट नहीं होता। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर हम परसेंटेज किसी चीज़ का कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम कोई यूनिट नहीं लगाते। सिमिलरली यहाँ हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो इट विल नॉट हैव एनी यूनिट। ठीक है, इसको हम फॉर्मुलाइज करते हैं एज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड टाइप इसकी आ जाती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बेसिकली हमारे पास वो अनसर्टेनिटी होती है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन में अनसर्टेनिटी को फाइंड करते हैं। जो एब्सोल्यूट या रिलेटिव अनसर्टेनिटी है इसमें हम पूरा जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी पूरी मेजर्ड वैल्यू लेते हैं और उसमें फिर हम जो है अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है इसमें हम पार्टिकुलर फ्रैक्शन में जो है अनसर्टेनिटी को फाइंड करते हैं। अब हमारे पास आ जाती है कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहली कॉज तो ये है कि लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है कि उसका लीस्ट काउंट, कि कितनी कम वैल्यू को जो है एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ भी हम एक नई चीज़ स्टडी करेंगे और वो ये है कि जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड है अनसर्टेनिटी के। ठीक है, अगर हमारे पास लीस्ट काउंट इंक्रीज होगा तो अनसर्टेनिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देखें कि ये हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट का, ये जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं इसमें हमारे पास लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आई है 1.2 टू 1.3 के दरमियान। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है और अब इसका जो लीस्ट काउंट का हाफ जब हम लेंगे तो वो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी, तो दैट इज़ 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह हमने एक और इंस्ट्रूमेंट लिया जिसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। अब इस 1 का जब हम हाफ लेंगे तो वो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जितनी लीस्ट काउंट में इंक्रीज आ रहा है तो उतनी ही हमारे पास अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो रही है। 0.05 इज लेस देन 0.5। ठीक है, सो यहाँ अनसर्टेनिटी कम है क्योंकि लीस्ट काउंट भी हमारे पास कम है। यहाँ पे लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा हो गई है। तो लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक कॉज है अनसर्टेनिटी की। दूसरी कॉज नेचुरल वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट।
अब ऑब्जेक्ट में नेचुरल वेरिएशन से क्या हो रहा है, वही हमारे पास कंडीशनल एरर्स जो आते हैं। अगर हमारे पास इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें वेरिएशन आती है। सपोज हम कोई मीटर रॉड ले लेते हैं और हम कहते हैं कि हम जो है इसकी लेंथ जो है हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमारे पास जो नेचुरल वेरिएशंस आ रही है, यानी सपोज हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो जो हमारा रॉड है वो किसी हद तक जो है क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होने की वजह से उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। जाहिर सी बात है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि वो एक्सपेंडेड वैल्यू आएगी, मतलब जो रॉड की एक्सपेंशन हुई है उसकी वैल्यू आएगी, वो रिजल्ट आएगा। सो दिस इज अनदर कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर हमारे पास है इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंसेस, यानी कि अगर हमारे पास पर्सनल एरर आ जाए, अगर हम परफेक्टली जो है हमारे पास वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करते, तो फिर हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाती है। सो दीज वर द फ्यू कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अब हम करेंगे इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशंस, यानी कि कैलकुलेशंस में हम कैसे अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर सकते हैं। इसके हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है सम एंड डिफरेंस, दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट और कोशेंट, एंड तीसरा हमारे पास है पावर रूल और पावर फैक्टर। ठीक है, तो इन तीनों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है सम एंड डिफरेंस। तो सम एंड डिफरेंस में आपके पास सबसे पहली लाइन ये लिखी गई है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, यानी चाहे आप सम करो चाहे आप डिफरेंस करो, आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमेशा ऐड करना है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है ये हमारे पास डाउट को कहते हैं, एंड डाउट ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहला पार्ट, हम देखते हैं सम। ठीक है, कि आपने सम कैसे करना है अनसर्टेनिटीज का। तो सपोज आपके पास जो है z कोई भी आपके पास मेजरमेंट है जिसमें आपने a प्लस बी, आपकी क्या है मेजरमेंट्स, आपकी दो क्वांटिटीज हैं। ठीक है, वेयर a जो है वो आपके पास a प्लस माइनस डेल a है। ठीक है, और b जो है वो आपके पास b प्लस माइनस डेल b के इक्वल है। अब यहाँ पे आपका जो डेल a है और डेल b है, दीज टू आर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। बाय एडिशन आपके पास क्या आ जाएगा कि आपने z प्लस माइनस डेल z, क्योंकि ये भी आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसमें भी कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगी, वो हमने प्लस माइनस डेल z से इंडिकेट कर दी है। अब इस इक्वेशन में a है और b है, तो a और b की वैल्यूज जो है वो भी हमने पुट कर देनी है। अब यहाँ पे जो आपकी मेजर्ड वैल्यूज हैं यानी a और b, इनको आपने सेपरेटली ऐड कर देना है और अपनी अनसर्टेनिटीज को सेपरेटली ऐड कर देना है। तो आपकी जो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b और z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। तो ये आपकी एडिशन का मेथड है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि z जो है वो इक्वल है a प्लस बी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब हम कहते हैं कि सपोज जो हमारा a है वो क्या है 20.5 प्लस माइनस 0.1 होल सेंटीमीटर, दोनों के साथ सेंटीमीटर है। सिमिलरली हमने b को भी कोई वैल्यू असाइन कर दी है। अब हमने क्या कर देना है कि ये दोनों वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में यूज कर लेनी है और हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इस मेथड के मुताबिक हमने अपनी जो ये वाली हमारी वैल्यूज हैं, मेजर्ड वैल्यूज हैं, उनको एक साथ ऐड कर देना है और अनसर्टेनिटीज को एक साथ ऐड कर देना है और हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट यूजिंग द सम प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। तो लेट z इज इक्वल टू a माइनस बी। अब डिफरेंस है तो हमने दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगेन जैसे कि यहाँ एडिशन में हमने a जो है वो a प्लस माइनस डेल a की इक्वल लिया था और b हमने b प्लस माइनस डेल b की इक्वल लिया था। सिमिलरली डिफरेंस में भी हमने a एंड b को वही कंसिडर कर लिया है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हमारे पास एडिशन थी और यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन है। तो अब ये हमारे पास z की वैल्यू है, z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a माइनस b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, तो अब यहाँ अगेन हमने मेजर्ड वैल्यूज को एक साथ कर लेना है और अनसर्टेनिटीज को एक साथ कर लेना है। अब चूंकि स्टार्ट में ही हमने कहा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, तो हमने अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देना है। हाँ, अलबत्ता हमारे जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है हमेशा। चाहे आप सम करो चाहे आप डिफरेंस करो, आपने अपनी अनसर्टेनिटीज को हमेशा ऐड करना है। तो आपकी जो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, डेल a प्लस डेल b। इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं, वही वैल्यूज कंसिडर करते हैं लेकिन अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि a हमारे पास है 20.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और b हमारे पास है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि z जो है a माइनस बी के इक्वल है, तो z a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब हमने अगेन मेजर्ड वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो अनसर्टेनिटीज है उनको क्या कर देना है, बिल्कुल ऐड कर देना है। ठीक है,
तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। दिस वॉज सम एंड डिफरेंस इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज इन सम एंड डिफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट और कोशंट। ओके, सो नाउ इट्स प्रोडक्ट और कोशंट रूल। तो सबसे पहले आते हैं हम प्रोडक्ट रूल पर। प्रोडक्ट रूल में अगेन हमने क्या कंसिडर करना है, हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास कोई क्वांटिटी है z और उसमें जो है हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज ली हैं a और b और उनका हमने प्रोडक्ट कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, अगेन हमारे पास a जो है वो a प्लस माइनस डेल a के इक्वल है और b जो है वो b प्लस माइनस डेल b के इक्वल है। सही है, हमने ये दोनों वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, ये z इज इक्वल टू ए बी में। ठीक है, जब इसमें हम पुटिंग करेंगे तो अब हमने क्या कर लेना है कि जो हमारी ये फिजिकल क्वांटिटीज a और b है या मेजर्ड वैल्यूज जो हैं इनको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इनका प्रोडक्ट ले लेना है। जबकि जो हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं जिनको पहले हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में, उनको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सही है, अब जब हम इनको ऐड कर देंगे और इसका प्रोडक्ट भी ले लेंगे तो अब हमने क्या कर लेना है कि एंड रिजल्ट के लिए हमने इन डेल ए प्लस डेल बी जो है ये परसेंटेज अनसर्टेनिटीज के फॉर्म में है, इनको हमने वापस जो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। सही है, अच्छा, अब इसको समझने के लिए बेटर वे में हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको लेंथ गिवन हो और विड्थ गिवन हो। ठीक है, तो लेंथ और आपसे कहते हैं कि एरिया फाइंड करें। सही है, तो एरिया फाइंड करने के लिए आपने क्या कर लेना है कि लेंथ और विड्थ जो है उनका प्रोडक्ट ले लेना है। सही, तो प्रोडक्ट लेने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो हमें वैल्यूज गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं, इनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने जो हमारी ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं इनको परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में कन्वर्ट कर देना है। तो अब हमने जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में कन्वर्ट कर दिया है, ये हमारे पास कैसे कन्वर्ट हुए हैं इसे समझते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट करनी है एंड आपकी जो अनसर्टेनिटीज हैं वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कि आपको कहा हुआ है कि आप जो है ये सपोज आपने लेंथ की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसको आपने कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। सही है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इस इक्वेशन में आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पुट कर देनी है, वो क्या है आपकी 10 सेंटीमीटर है। फिर आपने इसमें मेजर्ड वैल्यू पुट करनी है, वो क्या है आपके पास 200 सेंटीमीटर। पुट हो गई दोनों वैल्यूज और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे आपके पास आ गया 5%। सिमिलरली सेम मेथड आपने इस 5 सेंटीमीटर के लिए भी करना है और इससे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सही है, अब आपने क्या कर लेना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने जो मेजर्ड वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट ले लेना है और जो हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वही काम किया है हमने यहाँ पे। अब जब ये ऐड हो जाएंगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इसको हमने वापस जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देना है। और कैसे करेंगे, इसके लिए जो ये फार्मूला है इसको हम रीअरेंज कर देते हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल हो जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। अब अगेन यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अब कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये जो आपके पास ये वाली वैल्यूज आएंगी हैं। सही है, तो यहाँ से आपने मेजर्ड वैल्यू ले लेनी है, यही से आपने आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ले लेनी है और इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर फॉर दिस पार्टिकुलर न्यूमेरिकल। सही है, और ये आपका अब रिजल्ट आ गया है, एंड रिजल्ट कंक्लूजन आ गया है। सही है, इसी तरह आपने क्वोशंट रूल भी बिल्कुल सेम मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ आपका ऑपरेशन चेंज हो गया है, z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b हो गया है। अब ये जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज़ हैं इनको आपने डिवाइड कर देना है और जो आपकी अनसर्टेनिटीज़ होंगी उनको आपने ऐड कर देना है। ठीक है, अगेन पहले आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करके और जो आपके पास मेजर्ड वैल्यूज़ है उनको डिवाइड करके जो आपके पास रिजल्ट आता है उसमें जो आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसको आपने वापस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ में कन्वर्ट कर देना है एंड दैट वुड बी योर कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे आपको वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है और आपसे कहा है कि रेजिस्टेंस फाइंड करें। तो सिंपल सी बात है कि आपने क्या यूज़ कर लेना है, ओहम्स लॉ यूज़ कर लेना है। यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर है, आपके लिए R रिक्वायर्ड है, तो आपने क्या कर देना है कि इसको रीअरेंज कर देना है कि R इज इक्वल टू V बाई आई हो जाए। ठीक है, अब आपने V और I की वैल्यूज पुट कर देनी है, मेजर्ड वैल्यूज को डिवाइड कर देना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को क्या कर देना है, ऐड। मैंने जो है स्टार्ट में डेटा में ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है, ये आप खुद कन्वर्ट करें, मैंने आपको मेथड सिखा दिया है।
अब ये करने के बाद आपने क्या कर दिया, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दिया है, डिवीजन हो गया, आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपने अगेन किस चीज़ में कन्वर्ट कर देना है, आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देना है, और आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू यूज प्रोडक्ट एंड क्वोशंट मेथड टू इंडिकेट अनसर्टेनिटीज। अच्छा, तो हम आते हैं अपने लास्ट मेथड पर ऑफ इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज इन कैलकुलेशंस, एंड दैट इज पावर रूल। तो पावर रूल में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि लेट हमारे पास z जो है दैट इज इक्वल टू a पावर n। a हमारे पास क्या है, दैट इज a प्लस माइनस डेल a। हमने वो वैल्यू पुट कर देनी है a की जगह और उसके होल पावर में n आ जाएगा। अब अगेन हमने जो हमारी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब हमने क्या कर देना है कि इस पावर को हमने अप्लाई कर देना है दोनों टर्म्स पर, तो ये a की पावर में आ जाएगा n, और प्लस माइनस जो हमारी अनसर्टेनिटी है उसके साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगेन हमने जो ये हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देना है, और दैट वुड बी आवर रिजल्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज हमें रेडियस गिवन है, ठीक है, 2.25 प्लस माइनस 0.01 होल सेंटीमीटर। हमने क्या कर दिया कि हमने अपनी इस अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, तो क्या वैल्यू आई 0.4%। अब हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम हमारे पास स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आप याद रख लें, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 एज इट इज आ जाएगा, पाई की वैल्यू है 3.14, वो हमने लिख दी है। आर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 2.25 की का क्यूब प्लस माइनस जो हमारी अनसर्टेनिटी है उसके साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 0.4%, ठीक है, ये वाली। अब क्या हो जाएगा कि इस पूरी टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्यूब ले लेते हैं और इन सारी टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो ये हमारे पास आता है 47.6889 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हमने एज इट इज फिलहाल उतार दिया है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.2%। सही हो गया। अब हमने और इस चीज़ को, ये जो हमारे पास 47.6889 आ गया है, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया है और ये हमारे पास 47.7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है कि जो हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इसको हमने कन्वर्ट बैक कर देना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, और हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर सकते हैं कैलकुलेशंस में। होपफुली आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। आई होप कि आपको अनसर्टेनिटी की समझ आ गई हो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो काम किया जा सकता है। इस लेक्चर में मैंने आपको कई सारी जो बुक में असाइनमेंट्स गिवन थी वो मैंने सॉल्व कर दी हैं। इसके अलावा जो बुक में जितने भी आपके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं उन सब की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।